कक्षा 10 के लास्ट ईयर क्वेश्चंस यानी पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका आज 4th पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे और जो आने वाले टाइम में मैं पार्ट्स अपलोड करूँगा वो भी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद इसका 1 शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो शून्यक 2 होने का मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह पे ये 2 पुट करें तो ये चीज़ 0 हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं इस तरह से, ये बहुपद को px नाम दे देते हैं, x² + 3x + k। अब चूंकि 2 बहुपद का एक शून्यक है तो इसलिए x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये चीज़ 0 हो जाती है, यानी x की जगह पे 2 रखना है हमें। तो 2² + 3 × 2 + k = 0। सब समझ आ रहा है? ये हुआ 4 + 6 + k 0, 10 + k 0 और k आ जाएगा -10, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। देखो, कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं यानी प्राइम नंबर, जैसे 5 है, 3 है, 7 है, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो एक तो आता है 1 और दूसरा अपने आप वो संख्या स्वयं खुद वो संख्या आती है। तो कितने गुणनखंड हो गए? 2। इसके अलावा तीसरा नहीं होता है इनका, क्योंकि अगर कोई और गुणनखंड होगा तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग ये है और गुणनफल ये है। यानी कौन सा ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -5 और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 6 होता है? तो बहुपद जो है उसको हम कैसे लिखते हैं? ये आएगा x² - शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात बहुपद को लिखते हैं अगर हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। तो यहाँ पर योग है -5 और गुणनफल है 6, तो ये आ जाएगा x² - का प्लस और ये 6, और हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, x के किस मान के लिए हमारे पास देखो ये 2 समीकरण दिए हैं और किस मान के लिए कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास समीकरण क्या है? एक तो है x + y - 4 = 0, दूसरा है 2x + ky और 3 को भी इस तरफ लेके आ जाओ = 0। अब चूंकि समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, इसीलिए तो क्या होता है a1/a2, यानी इनके गुणांकों में देखो होता क्या है, a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो a1/a2 यानी जो x के गुणांक हैं, x के कोफिशिएंट हैं, ये आ गए, फिर b1/b2 यानी 1/k, और ये इक्वल नहीं है किसके? c1/c2 के, यानी -4/-3। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ये लें, यहाँ पर ये अगर हम लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है कि 1/2 = 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k = 2 आ जाता है, और ये हमारा आंसर है। क्योंकि अगर हम तीसरा वाला देखें तो वो तो इक्वल है ही नहीं ना, ये 1/2 आ रहा है और ये 4/3 आ रहा है, तो ये इक्वल है ही नहीं, यानी ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन k कितना होना चाहिए ये हमें यहाँ से पता चल रहा है और वो 2 है, k 2 होना चाहिए, और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। हो सकता है कई बच्चे ये लिखें कि सर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1/k इज़ नॉट इक्वल टू 4/3, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा k इज़ नॉट इक्वल टू 3/4, ये आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये वाली कंडीशन भी पूरी फुलफिल कर रहा है ना। अगर k 2 होगा तो 3/4 तो नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन हम केवल ये आंसर में नहीं लिख सकते हैं
क्योंकि के की वैल्यू, के का मान केवल 2 ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है 12, 21 और 15 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इनके हम प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 क्या होता है, तो ये 2 से जाएगा, फिर 2 से और फिर 3 से, तो यह आएगा 2 की घात 2 गुणा 3। अब है 21, 21 होता है 3 गुणा 7, और फिर है 15, 15 होता है 3 गुणा 5। तो जब बात करते हैं एचसीएफ की, तो हम देखते हैं कि तीनों में होना चाहिए और छोटी पावर होनी चाहिए। तो तीनों में अगर हम देखें तो 3 है, 3 तीनों के पास है ना, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम में सब कुछ समाना चाहिए, यानी एक एक करके हम देखते हैं। पहले 2 देखो, तो 2 की पावर, बड़ी पावर 2 ही है यहाँ पे। फिर 3 देखो, 3 की सबसे बड़ी पावर ये 3 ही है। फिर 5 और फिर 7। तो एलसीएम में सब कुछ हम लेते हैं। ये हुआ 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पच्चीस 60 और 6 7 42, 420। तो एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ 3 है और ये 420 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ध्यान रखना, जोश जोश में ऑप्शन डी मत लिख देना, क्योंकि पहले एचसीएफ फिर एलसीएम लिखा है ना, तो यानी एच से पहले आएगा और एलसीएम बाद में आएगा, तो डी नहीं है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स का वह मान जिसके लिए ये एपी के लगातार 3 पद हैं क्या होगा। तो एपी में ये 3 कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो एक्स का मान क्या होगा। तो जब हमारे पास A1, A2, A3 जब एपी में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही हम यहाँ पर करेंगे। तो इसीलिए देखो, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो A2, देखो मैं ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, ये क्यों लिखा है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस यानी जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, यह समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो A2 माइनस A1 यानी ये हो गया बराबर A3 माइनस A2, यानी A3 तो ये है माइनस A2 ये, तो ये हो जाएगा x में से 2x माइनस हुआ माइनस एक्स प्लस 10, 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 8। 2x अगर इधर जाएगा तो ये माइनस 3x हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो ये माइनस 18 हो जाएगा, और x इस प्रकार से 6 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये जांच करना है कि मैंने वाकई सही निकाला है कि नहीं निकाला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, x की जगह पर 6 रख के देखो, तो ये हो जाएगा 6 दूने 12, 6 और 10 16, और ये 6 तियां 18 और 2 20। तो देखो अंतर, देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो यानी हमने ये सही किया है, ये एपी बन रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एपी का पहला पद दिया है और सार्वंतर क्यू है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। तो किसी भी एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें निकालना है 10वां पद, यानी पहला पद p है, क्वेश्चन में लिखा है, और ये 10 माइनस 1 इंटू, और सार्वंतर d कॉमन डिफरेंस सार्वंतर ये q है, तो ये हो जाएगा p प्लस 9q, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो p प्लस 9q, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर ये बिंदु दिए हैं और इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र हम जिसे कहते हैं, वो क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और x1 x2 क्या है, ये हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है।
तो हो जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं तो x2 जो कि है 0 माइनस x1 ये सब है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस फिर है यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 है ये a साइन थीटा माइनस b cos थीटा और y1 है 0 इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर का मतलब है कि देखो ये माइनस है तो ये स्क्वायर करने में माइनस चला जाएगा और ये सिंपली हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये है, ये हो जाएगा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस ये वाला क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये समझ आ गया। अब यहाँ पर आप देखो तो इससे तो ये कट गया और हमें यहाँ पर मिला है, देखो a स्क्वायर दोनों से कॉमन लो तो ये है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ b स्क्वायर कॉमन लो तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, एक्चुअल में ये पूरा यहाँ तक है, ये इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बिंदु P इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है तो K का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हमारे पास ये है AB, ये है 2, -2 और ये है -7, 4। कोई बिंदु यहाँ पर है और ये है K, 0 और ये इसको विभाजित करता है 1:2 में। तो K का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि विभाजन बिंदु में अगर हम x निकालते हैं तो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखो ये है m1 m2, ये x1 y1 और ये x2 y2, और ये बीच में विभाजन बिंदु xy होता है। तो ये हम लिख देते हैं K, और m1 है 1, x2 है -7, m2 है 2 और x1 है 2 अपॉन 1 + 2 है ना। पूरी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, -7 + 4/3 -3/3 और ये -1 आ गया है, और ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, P का वह मान जिसके लिए ये बिंदु संरेख हैं। देखो हमारे पास बिंदु है A 3, 1, बिंदु B है 5P और बिंदु C है 7, -5। अब ये बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में है, तो हमें P का मान ज्ञात करना है। देखो एक ही रेखा का क्या मतलब है कि ये जो बिंदु, अगर ये इनसे कोई त्रिभुज बनता है तो उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु हैं ABC, इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये 0 होगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके हमें शीर्ष दिए हैं, ये देखो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ध्यान से आप देखिए,
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये है। और यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही रेखा में है, ये तीनों बिंदु, तो त्रिभुज तो बना नहीं रहा है, तो इसलिए क्षेत्रफल 0 है। तो हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। x1 क्या है? x1 है 3, y2 जो कि p है, हमें ज्ञात यही करना है, एंड y3 ये है -5, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। x2 है 5, y3 है -5, y1 है -1, और x3 7, y1 है 1 एंड y2 है p। ठीक है, तो इस तरह से आ गया और ये 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अब हाफ एज इट इज़, फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 3p प्लस 15 -6, तो ये -30 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7p 0। ओके, तो 3p में से 7p गया, ये है -4p, और फिर ये हुआ 22 में से 30 गया -8 इक्वल्स टू 0। ये 2 को दूसरी साइड लेके चले जाओ, वो 0 हो जाएगा, -4p आ जाएगा, -4p -8 0 है, -4p है 8 और p आ जाएगा -2। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।